प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ताजिर की हाफिज़े कुरान बीवी का और एक तोते का। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक ताजिर रहता था। यह बता दे कि व्यापारी को उर्दू में ताजिर कहते हैं। वो ताजिर काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया जाया करता रहता था। उसका नाम अहमद था। उसके पास एक तोता था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस ताजिर ने उस तोते को बोलना भी सिखाया हुआ था। ताजिर के घर में एक अमरूद का दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर तोता बैठकर जोर शोर से आवाजें लगाया करता कि अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी जानी है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, इसको पत्थर मारो, इसे यहां से निकाल दो। सुबह सुबह फज्र का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ जा रहे थे। उस अमरूद के दरख्त के ऊपर यह खूबसूरत सा तोता बैठा हुआ हमेशा खामोश रहता था। मगर जैसे ही उस दरख्त के पास से कोई गुजरने लगता तो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था, अहमद की बीवी जानिया है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है। जैसे ही एक शख्स ने बदकार अल्फाज सुना तो एकदम हैरान रह गया और रुक गया। वो उस तोते को देखने लगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वो तोता वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर बैठ गया। फिर तोता यही अल्फाज बार बार दोहराने लगा कि अहमद की हाफिज कुरान बीवी बदकार है। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी हर रात अपने आशिकों को बुलाकर जिना करती है, अपने आशिकों के साथ रंगरेलियां मनाती है। यह सुनकर वो शख्स घबरा गया कि ये कैसा तोता है जो दरख्तों में बैठकर औरतों के राज्य सबको सुनाया करता है। उस शख्स को यूं दरख्त के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, यह किसका घर है? तुम जानते नहीं, ये अहमद भाई का घर है जो कि बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आज तक उस नेक और शरीफ इंसान ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी हाफिज़े कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन आपका इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं। सारे लोग उसको बार बार बातें सुना रहे थे और वो डर गया और उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस तोते को देख रहा हूं, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है? ये तोता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। न जाने असल बात क्या है। जैसे ही लोग और जमा हो चुके और उस तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया, अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से जीना किया करती है। ये सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, ये तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है, ये जो कुछ देखता है वही बोलता है। जरूर उसकी बीवी ने कुछ न कुछ गलत तो किया होगा, इसीलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में यह बात फैल चुकी थी कि ताजिर के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार और जानी औरत है। लोग अब उसके घर से दूर रहना शुरू हो गए। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उसके घर में जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए जाया करती थीं। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे पास ये औरतें कुरान सीखने क्यों नहीं आ रहीं। हर कोई उस औरत पर शक करने लगा। सुबह सुबह रोजाना वो तोता उस दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता था और सारा दिन वो तोता कहां होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब सब लोग कहने लगे कि ये औरत बद किरदार है, ये औरत नापाक किरदार की है, इसलिए तो इसका शौहर इसको छोड़कर चला गया। अहमद बहुत ही नेक इंसान था। तिजारत करने के लिए घर से निकला, मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें उस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग उसके घर की दीवार के पास खड़े हो जाया करते थे और बातें किया करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। उसके बाद एक रोज एक काफिला बाजार में आया। वो काफिला आकर रुका तो उसमें अहमद भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। लोगों ने उसको देखा तो देखते ही पहचान लिया और उससे मिलने लगे। कुछ लोगों ने तो उसको तंज करना शुरू कर दिया कि कहां रह गए थे, अपने घर की कुछ होश है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, कुछ ख्याल तो कर लेते अगर इतना लंबा अरसा के लिए जाना था।
अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। अहमद को यूं भरे बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सारे तोहफे जो कि अपनी बीवी के लिए लाया था, उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुके थे। और जब उस तोते ने उसको देखा तो तब भी अपनी जबान से यही अल्फाज दोहरा रहा था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। उसका शौहर बहुत ही ज्यादा नेक और शरीफ इंसान था। वो एक नेक शौहर था। जब उसने तोते के मुंह से अपनी बीवी की हकीकत सुनी, उससे बर्दाश्त न हुआ। वो कहने लगा कि अब इसका फैसला तो मस्जिद के मौलवी साहब ही कर सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत एतबार किया था। मैं समझता था कि मेरी बीवी बहुत ही नेक और हाफिज कुरान है। मैं सोचता था मेरी बीवी अमानत में खयानत नहीं करेगी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। अहमद चिल्लाते हुए घर से निकल चुका था। उसके शोर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। उस बस्ती में एक बहुत ही नेक मौलवी साहब रहते थे, जो अल्लाह के नेक बंदे थे। जब भी किसी कोई परेशानी होती, बस्ती के लोग मौलवी साहब के पास आते और अपनी सारी परेशानियां उन्हीं को बताते थे। मौलवी उस मसले का हल बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल दिया करते थे और लोग खुशी खुशी अपने घर में वापस आ जाया करते थे। उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थीं। अहमद फौरन ही मौलवी साहब के घर चला गया। अहमद बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ वो तोता भी मौजूद था। वहां मौलवी साहब के पास 2-3 लोग बैठे हुए थे। उस तोते को देखकर कहने लगे कि ये कैसा बदतमीज तोता है कि मालकिन के बारे में अजीब सी बातें करता है। मौलवी साहब उन लोगों की बातें सुनकर गले को निखारने लगे। उनको अपनी तरफ तवज्जो कर रहे थे। जैसे ही सब लोगों ने मौलाना की जानिब देखा तो वो अल्लाह के वली लोगों को कहने लगे, कोई हक नहीं पहचानता। तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे हमले क्यों कर रहे हो? अल्लाह की जात हर इंसान का पता रखती है। ये बातें करने से पहले जहन में रखना कि तोहमत इंतहाई बुरा काम समझा जाता है। अगर तुम किसी पर तोहमत लगाओगे तो याद रखना, खुदा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। वो लोग घबरा गए और सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि मौलाना साहब, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे हैं। फिर आखिर माजरा क्या है? मौलाना साहब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कहने लगे कि तुम एक अफवाह सुनकर 2 कानों को बताते हो। वो 2 कान आगे बताते हैं और फिर वो 2 लोग आगे 4 लोगों को बताते हैं, और इसी तरह गुनाह फैल जाता है और इसी तरह इंसान गुनाहों की दलदल में चला जाता है। मगर वो तोता मौलाना साहब को देखकर फौरन अपने सर को हिलाने लगा। अपने सर को अकड़ाकर झुकाकर कहने लगा, मौलाना साहब, मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो तोता बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था। मौलाना साहब ने एक पल तोते को देखा तो हैरान हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो तोता उड़ता हुआ मौलाना साहब के हाथ पर आकर बैठ गया। बार बार अपनी चोंच से उनके हाथ को चूम रहा था। मौलाना साहब मुस्कुराकर उस तोते की जानिब देख रहे थे। आज से पहले किसी भी तोते को उन्होंने इतना ज्यादा बोलते नहीं देखा था। मौलाना साहब उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़ा शख्स जो था वो भूल चुका था। एकदम उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर उठी तो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे ये तोता खरीदना चाहूं तो मुझसे कितनी कीमत लोगे? वो शख्स शायद उनके पास अपना मसला लेकर उनकी खिदमत में आया था। जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो अगले ही पल गहरी सांस खारिज कर कर सर झुकाकर कहने लगा, अल्लाह के वली, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान। ये मेरा पाला हुआ तोता है। इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं, अपने साए की तरह रखता हूं। मैं हर बात इसे बताता हूं, लेकिन जिस मसले को लेकर आपके पास आया हूं, बस यही दुआ है कि वो मसला आप तक पहुंचा सकूं। जो मंजर मैंने देखा, उसको देखकर ये बात मेरी गैरत पर आती थी। मैं अपना दिल भरता हुआ महसूस कर रहा हूं। मौलाना साहब और वहां मौजूद सभी लोग
उस शख्स को देखने लगे थे जो इंतहाई गुस्से में और अंदर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। मौलाना साहब उससे कहने लगे कि क्या बात है, तुम अपनी मुसीबत हमसे बयान करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो शख्स कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूं, लेकिन इस मर्तबा वापसी में इतनी देर हो गई कि 4 साल गुजर गए। मैं एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि मेरी मां ने मेरी शादी जिससे करवाई वो बेहद हसीन लड़की थी। वो एक हाफिजे कुरान लड़की थी। एक पल तो मुझे हैरत हुई कि जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को दुल्हन बनी देखा, उसे देखकर घबरा सा गया। बजाय अपनी दुल्हन के कमरे में जाने के मैं बाहर निकल आया और अपनी मां से कहने लगा कि अम्मी, आपने मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से क्यों करवा दी? मेरी इस बात पर मेरी अम्मी घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन लड़की लिखी गई है। लेकिन जब मैंने एक नजर अपने आप को आईने में देखा तो फिर कहने लगा कि मैं तो आम सी शक्ल सूरत का मालिक हूं, मगर ये लड़की मुझे कोई आसमान से उतरी हुई हूर लगती है। फिर इसके घर वालों ने मेरे साथ इसकी शादी क्यों की? मेरी अम्मी कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी हसीन लड़की मिल गई है तो उसकी कदर करो। तुम खरा सोना हो, सोना अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो, यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। सब कुछ जाहिरी शक्ल सूरत नहीं होती, बल्कि असल खूबसूरती तो बात होती है जो इंसान को बहुत मुतासिर करती है। मेरी मां की बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी जो मेरे दिल में डर सा पैदा कर रहा था। ये अलग बात थी कि मैंने उसके बारे में अपनी वालिदा से कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लड़की पहले से किसी के साथ ताल्लुक रख चुकी हो या फिर किसी को पसंद करती हो, जो उसके घर वालों ने जबरन उसकी शादी मुझसे करवा दी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगीं तो मेरा दिल गमजदा सा हो गया। अपनी बीवी का सारा हुस्न, सारी खूबसूरत मुझे फीका लगने लगा। जैसे चांद पर धब्बा नजर आ जाए तो चांद चांद नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं जब अपनी बीवी के पास जाकर बैठा, वो बिल्कुल नरम मुलायम रुई की तरह थी, लेकिन मैं उसके साथ काफी सख्ती से पेश आने लगा। मैंने बड़े ही गुस्से से उसके हाथों में एक अंगूठी पहनाई और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें खुश होकर जिंदगी मुयस्सर हो तो अच्छे से रहना, मेरी मां की खिदमत करना और जो कुछ मैं कहूं वो मानना। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई गलत बात न सुनो, वरना मैं गुस्से का बहुत ज्यादा सख्त हूं। मेरी इस बात पर वो अपना सर झुका चुकी थी। मैं जो जो कहता रहा वो मानती रही। उस रात मैंने अपनी बीवी पर जरा रहम नहीं किया था। मुझे गुस्सा था कि अगर वो पहले से ही किसी के साथ ताल्लुक कायम चुकी है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरे भरम थे। वो बिल्कुल पाक दामन थी, क्योंकि मुझे मेरी बीवी की बातों से, उसकी चाल चलन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर जाके मेरे दिल को करार आने लगा। धीरे धीरे अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक होने लगा। मेरा ये तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक वहां पर आकर इससे बातचीत करते और खुश हुआ करते थे। इस तोते को कभी भी मैं घर में नहीं लाया था। वो मेरा एक पक्का दोस्त बन चुका था। अब कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहां पर बुलाया था। हफ्तों का सफर था और सफर बहुत कठिन भी था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसी दौरान मेरी अम्मी भी इंतकाल कर गई, लेकिन अफसोस मैं अपनी अम्मी को मिट्टी भी न दे सका, क्योंकि मैं दूर सफर में था। अगर मैं वापस जाता भी तो मुझे 4 दिन का वक्त लगना था। इसलिए मैं घर न गया और अपना सफर जारी रखा। मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती थी। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी, आस पड़ोस के लोग दीवारों से झांक कर हमारे घरों में देखने लगे थे। शायद मेरी बीवी का एक नजर दीदार करना चाहते थे। मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने इसी बात को लेकर न जाने कितने ही लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर चुका था, लेकिन मेरी बीवी पर्देदार औरत थी, हाफिजे कुरान थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। मैंने उसको कभी सहन में भी घूमते नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर एतबार था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो अपने तोते को अपने घर छोड़ गया
और तोते को ये कहकर गया कि मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नजर रखना, और कोई भी दीवार पर करके घर आने की कोशिश करे या किसी भी किस्म का कोई हमला करे तो शोर मचा देना, ताकि जल्द से जल्द लोग कोई ना कोई अमल कर सके। मेरा तोता बहुत वफादार था। कहने लगा कि ठीक है दोस्त, तुम जैसा करोगे वैसा ही होगा, मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। मैं अपनी नेक बीवी को छोड़कर चला गया और वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा, यहां तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए। और फिर जब मैं घर वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा, इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया। उसका चेहरा तो अभी से लाल हो गया था। न जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था जो उसने देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। वो इस कदर बिखरा हुआ दिखाई देने लगा था कि जो उसने मंजर अपनी आंखों से देखा होगा तब उसका क्या हाल होगा। मौलाना साहब ने जब उसे खामोश देखा तो उससे सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्या देख लिया? लेकिन उस शख्स ने गहरी सांस खारिज करके कहा, असल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बिल्कुल बेजान मौजूद थी। बिस्तर पर लेटी सिसकियां और आहें भर रही थीं। अपने वजूद पर लपेटा हुआ कपड़ा उसने उतार रखा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज आई तो फौरन अपना वजूद लपेटने लगी। जब ये मंजर मैंने देखा, मेरे लिए हैरान कून मंजर था। मेरी बीवी उस वक्त इस हालत में मौजूद थी। कोई भी शख्स अगर देखता तो ना जाने क्या करता। वो रोते हुए बता रहा था कि मुझे मेरी बीवी के कमरे से किसी और की भी आवाजें आ रही थीं। कुछ तो वक्त भी ऐसा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था। इस तरह की आवाजें सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घबराते हुए अपना वजूद लपेट रही थी। उसकी हालत इस तरह की थी कि कोई भी मर्द देख लेता तो कुछ भी कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तोता, जिससे मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था और वो फरफरा रहा था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेशक वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा तोता मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अजीज था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला, अपने तोते के मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे देखकर वो चिल्लाने लगा, फिर मुझे वो जो बोलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा तोता, जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त समझता था, वो ऐसा भी बोल सकता है। कहने लगा कि अहमद, तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ रातें गुजारती है। ये रातों को चिराग बुझाकर अपने आशिक के साथ गुनाह करती है। तुम्हारी बीवी जानिया है, बदकार है। बार बार वो यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि मेरी बीवी अचानक मुझे वापस आता देखकर खुश होने की बजाय घबरा चुकी थी। और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। आप मुझे खत के जरिए पहले बता देते, मैं आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है, कौन था इस कमरे में? मैं पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठाकर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो उस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी बीवी पर पहले से ही शक था। मेरे जाने के बाद उसने मेरा इंतजार भी ना किया और अपने आशिक के साथ अपनी हवस को पूरा करती रही। इतना कहकर वो शख्स अपना सर झुका चुका था। मौलाना साहब उसकी बातें सुनकर हैरान थे। मौलाना के हाथ पर बैठा तोता कभी मौलाना को देखता, कभी सामने खड़े अपने मालिक अहमद को देखता। मौलाना ने तोते को देखा और कहा कि तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है? तुमने उस कमरे में क्या देखा? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तभी वो फर फर बोलने लगा और कहने लगा, मौलाना साहब, आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजर जाए। मैं आपका वफादार हूं। मौलाना हैरान थे कि एक तोता भला ऐसी बातें कैसे कर सकता था। तोता सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता इस कदर शातिर और बुरी नीयत रखने वाला था कि खुद से ही उसको कुछ बोलता चला जा रहा था। अहमद का ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को शक होने लगा कि जरूर इस पर जिन्नात का साया है। इसलिए तो इस तरह की बातें कर रहा था, क्योंकि एक परिंदा कोई भी साफ जबान में नहीं बोल सकता था। मौलाना को भी परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो अभी तक अहमद बैठकर बता रहा था।
मौलाना ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि तुम्हें कोई घर का फिक्र था, जब तुम्हें मालूम था कि तुम 4 साल के लंबे अरसे के बाद घर आओगे। तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। बहरहाल अब हकीकत क्या है सामने लानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि सच क्या है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत में खयानत करती है या फिर सरासर ये एक गलत फहमी है। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। वो शख्स सर झुकाए खड़ा था, कहने लगा कि मौलाना साहब बराए मेहरबानी करके मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। अगर ये मसला आपने हल कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे के तौर पर दे दूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और फिर उस शख्स से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे घर में रहेगा, तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरा तो उस औरत को देखने को भी जी नहीं चाहता। मेरा बस चलता तो इस वक्त उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दूं। वो तो बदकार औरत है और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास जाकर रवैया दुरुस्त करूं। मौलाना साहब उसको गहरी नजरों से देख रहे थे। फरमाने लगे कि मैं जो कह रहा हूं तुम उस पर अमल करो, हकीकत बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो, अपने इस रवैये से नफरत करो और आज की रात उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। इंतहाई दिल बर्दाश्त लग रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब का हुक्म था, इसलिए उसने ये हुक्म मान लिया और कहने लगा कि जो आपका हुक्म मौलाना साहब। मगर इतने में वो तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि मौलाना ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और वहां पर एक पिंजरा ला चुके थे और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। वो पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, शोर मचा रहा था, ये कह रहा था कि मुझे अहमद के साथ जाने दो, मैं अहमद के साथ मैं जाना चाहता हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ अहमद। मगर अहमद वहां से जा चुका था। वो तोता कुछ बोल रहा था। मौलाना साहब ने सोच लिया था कि वो आज रात अहमद के घर जाएंगे और देखेंगे कि उस घर में क्या होता है। तोता जो कुछ बता रहा था वो आधा सच मुकम्मल सच था। अब वो बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला था। मौलाना साहब भेष बदलकर उसके घर की तरफ जाने लगे थे। उस घर के बारे में अहमद ने निशानदेही की थी। वो एक एक लफ्ज मौलाना साहब के जहन में नक्श हो चुका था जब वो तोता बिल्कुल बोलना बंद नहीं कर रहा था, ज्यादा शोर मचाता रहा। मौलाना ने उस तोते को अपने घर ले गए और जाकर बीवी को दिया और कहने लगे कि इसको मेरे कमरे में रख दो। मौलाना सोच रहे थे कि ये तोता बेहद शातिर लगता है और ध्यान रखना कि इसे पिंजरे से निकल ना सके और न ही देख सके कि मेरे घर से अहमद के घर तक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस पर शक है ये कहीं उड़कर वापस न चला जाए। मौलाना की बीवी ने वैसे ही किया था। मौलाना उसके घर चले गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और जायजा लिया। ये घर वाकई ही अपने जमाने का एक आलीशान घर था। साफ जाहिर था कि ताजीर अहमद ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घर में लगा दिया था। मौलाना साहब आस पास देखने लगे, फिर उन्होंने दीवार फलांग कर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वो जो कुछ करने वाले थे वो जानते थे कि मियां बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इस तरह आना बिल्कुल गलत बात है और ये गुनाह के जिम्मे में आता है। मगर उनके लिए एक ताज्जुब की बात सुनकर उन दोनों मियां बीवी के दरमियान फैसला सुनाना सही नहीं था। उन्हें उस ताजिर की बीवी की हकीकत जानी थी। दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो चुके थे। घर में बिल्कुल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ना हो। लेकिन फिर अचानक सरगोशी की आवाज आनी शुरू हो गई। ये अहमद था, शायद अपनी बीवी से बातें कर रहा था। वो उन दोनों मियां बीवी की बातें कान लगाकर सुनते रहे, क्योंकि दरवाजे में खिड़की मौजूद थी और खिड़की के अंदर एक दरार बनी हुई थी जिससे आसानी से अंदर देखा जा सकता था और आवाज भी सुनाई दे जा सकती थी। उन्होंने दोनों मियां बीवी की बातें सुनी। इससे पहले कि किसी को शक होता कि इस घर में कोई तीसरा इंसान मौजूद है, मौलाना साहब वापस अपने घर आ गए। सुबह हुई। मौलाना साहब फजर की नमाज अदा करके अपने घर से बाहर बैठे हुए थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। वो शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा,
मौलाना साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी से अपना रवैया दुरुस्त किया और उसको यही महसूस करवाया कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं उसकी हर खता को माफ कर दिया है। ये सुनकर मौलाना साहब हल्का सा सर हिलाया और फिर एक 80 साला बुजुर्ग वहां पर आया। जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो बुजुर्ग देखने में भी बड़े अजीब लग रहे थे। अहमद ने अचानक मुड़कर उसको देखा और पूछने लगा कि मौलाना साहब, ये कौन है? मौलाना साहब ने बताया, ये परिंदों के शहर तबीब है। ये परिंदों की हर जबान, हर हमराज को समझते हैं। उनके जहन में क्या चल रहा है हर चीज को समझ सकते हैं। दरअसल उनको खास तुम्हारे तोते के लिए मंगाया गया है ताकि हकीकत को अच्छी तरह जान सकूं। फिर बिलाल ने कहा कि मौलाना साहब, मैं क्या करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी का आशिक कौन है जिसके साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं? इतने में मौलाना साहब की बीवी उस तोते को लेकर आई और उस तोते के ऊपर पिंजरे में उसको बंद किया हुआ था। उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था। जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस तोते ने बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा कि अहमद की बीवी बहुत ही गंदी और बदकार है। वो हमेशा हर रोज अपने नए आशिक के साथ रात गुजारती है। ये सुनकर अहमद फिर गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मौलाना साहब, ये तोता क्या कह रहा है? मैं तो पहले ही सिर्फ एक आशंका सुनकर घबरा रहा था। मेरा तोता मुझे बता रहा है कि मेरी बीवी हर रोज एक नए आशिक साथ रात गुजारती है। मेरा दिल करता है उस औरत की बोटियां बोटियां करके आवारा कुत्ते को डाल दूं। एक बार फिर वो जारो कतार रोने लगा। मौलाना साहब ने उसको चुप करने का कहा कि चुप हो जाओ। मौलाना साहब के जहन में उन दोनों मियां बीवी की रात की बातें आने लगीं, क्योंकि रात का मंजर कुछ ऐसा था कि उसकी बीवी एक जगह खामोश घबराई हुई बैठी हुई थी और वो उसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना। अहमद ने बड़े ही प्यार और नरम रवैये से उससे बात की, जिस तरह के मौलाना साहब ने कहा था। फिर अहमद ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर करता हूं और फिलहाल 4 साल बाद वापस आया हूं, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। उसके बाद मौलाना साहब अपने घर वापस आ चुके थे। मौलाना साहब अहमद की बीवी को देख चुके थे। वो किस अंदाज की मालिक है। मौलाना साहब उसकी बीवी को बुलाकर उससे बात करना चाहते थे। अहमद तो इस कदर गुस्से का मुजाहिरा कर रहा था कि मौलाना साहब को डर था कहीं ये पागल ही ना हो जाए। और वहां वो बुजुर्ग कितनी देर बैठकर उस तोते से बातें करते रहे। वो तोता जो कुछ बता रहा था वो सुनता जा रहा था। फिर उस बुजुर्ग ने मौलाना साहब को अलहदा कमरे में बुलाकर उस तोते के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए तुम इस तोते को अपनी हिफाजत में रखो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। वो बुजुर्ग उसको अपने साथ ले गया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी को कहा कि तुम जाकर अहमद की बीवी को बुलाकर लाओ। थोड़ी ही देर बाद मौलाना की बीवी उनको आकर कहने लगी, अहमद की बीवी ने तो आने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकल सकती। मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। अगर मौलाना साहब को कोई काम है तो वो खुद मुझसे आकर बात कर लें। मौलाना साहब ने एक फकीर का रूप बदला और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। जाकर दरवाजा बजाया, मगर उसने दरवाजा न खोला। फिर उन्होंने दरवाजा बजाया और अंदर से आवाज आई कि कौन। जब उन्होंने आवाज दी कि वो औरत कहने लगी कि मेरा शौहर इस वक्त घर में नहीं है, आप यहां से चले जाएं। मौलाना साहब ने अपने बारे में बताया तो उसने दरवाजा खोला और मौलाना साहब को अपने घर में ले आई। फिर मौलाना साहब ने उसको कहा कि जो भी बात सच है मुझे साफ साफ बता दो, ताकि मैं तुम दोनों मियां बीवी के बीच फैसला कर सकूं। यह सुनते ही वो औरत घबरा गई और कहने लगी, मौलाना साहब, वो तोता एक परिंदा है, कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। मौलाना साहब कहने लगे कि इन सब बातों का वक्त नहीं है। मुझे सच बताओ कि शादी से पहले तुम किसी को पसंद करती थी या तुम्हारे शौहर के जाने के बाद तुमने अपने किसी आशिक के साथ रात गुजारी? क्योंकि एक बेजुबान जानवर झूठ नहीं बोल सकता। जो देखते हैं वो वही बोलते हैं।
ये सुनकर वो औरत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी कि खुदा के लिए मुझ पर शक मत कीजिए और मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। पहले ही मेरा शौहर मेरे किरदार को लेकर मशहूर है। मौलाना साहब ने कहा कि तुम्हारा शौहर मेरे पास भी आया था। वो तुम्हारा सर धड़ से जुदा करना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर खामोश हो गया। इसलिए मुझे सच सच बताओ कि मेरे सामने किसी किस्म का कोई झूठ या मक्कारी नहीं चलेगी। वो ये सुनकर खामोश हो गई और रोने लगी। मौलाना साहब को वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये औरत जो है वो बेबस हो चुकी है, या फिर वो सोच रहे थे कि इसको अपने हुस्न पर बहुत गरूर है जो शादी के बाद इस्तेमाल कर रही है। वो सोच रहे थे हो सकता है कि इसकी शादी जबरदस्ती अहमद के साथ की गई हो, जो कि आम सी शक्ल का मालिक है, और फिर उसके इतना देर गायब रहने पर उसने अपने जज्बात पर काबू न रखा और अपने पुराने आशिक से अपना रिश्ता बहाल कर लिया। इस तरह के कई बरसों से उनके जहन में आ रहे थे। जब उन्होंने ये बात अपनी बीवी को बताई, उनकी बीवी भी उनको कई तरह के मशवरे दे रही थी, लेकिन हकीकत क्या थी ये अभी कोई नहीं जानता था। अब भला रोजाना मौलवी साहब के घर चक्कर लगाने लगा। उनको कहने लगा कि मौलवी साहब मेरी जान इस औरत से छुड़वा दें, मैं उस औरत को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। भला ऐसी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकूं जो मेरी अमानत में खयानत कर चुकी है, जिसका गवाह एक परिंदा है। फिर 1 हफ्ते बाद मौलाना साहब ने उस बुजुर्ग को बुलाया जो कि परिंदों का तबीब था। उन्होंने उसको कहा था कि जुमे वाले दिन उस तोते को लेकर आ जाना। जुमे की नमाज अदा करके मौलाना साहब मस्जिद से बाहर निकले। वो बुजुर्ग तोते को लेकर वहां आ चुका था। मौलाना साहब ने उन दोनों मियां बीवी को वहां पर बुलाया। वो दोनों मियां बीवी भी आ चुके थे। वो तोता उस तबीब के पिंजरे में था जिसके ऊपर अभी कपड़ा डाला हुआ था। अब वहां मौजूद कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, अब ये तोता उसकी बीवी की पर्दापोशी जाहिर करेगा। मगर ऐसा न हुआ। जैसे ही पिंजरा नीचे रखा गया, उसके ऊपर से कपड़ा उठाया गया तो वो तोता उस वक्त बोलने लगा और कहने लगा, अहमद की बीवी ने मुझसे निकाह किया है। अहमद की बीवी अब उसकी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। अहमद मेरा दुश्मन है। अहमद अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिर तू होता कौन है मेरी बीवी के साथ खड़ा होने वाला? एक तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े तमाम लोग हैरान रह गए और अहमद गुस्से से आग बबूला हो गया। कहने लगा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक परिंदे हो, ये मेरी बीवी है। तो वो कहने लगा कि खामोश रहो, मैं कह रहा हूं कि इसका निकाह मेरे साथ हुआ है। मौलाना साहब ने खुद मेरा निकाह इसके साथ पढ़वाया था। तुम मेरी बीवी से दूर रहो। अहमद ये सब सुनकर हैरान हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अहमद के मोहल्ले के लोग भी वहां जमा हो चुके थे जो कि मौलाना साहब के हुक्म पर आए थे। अहमद कभी मौलाना साहब को देखता, कभी उन लोगों को देखता। अहमद एकदम बोलने लगा कि मौलाना साहब, मैं कब से आपके घर के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूं, मगर आपसे तो मेरा एक भी फैसला नहीं हो रहा। अहमद तो जैसे गुस्से से पागल होता जा रहा था। मौलाना साहब ने उसके मोहल्ले के लोगों से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ ऐसे कौन से मसले पेश आए हैं? मुझे अपने अपने मसले बताओ। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे कि मौलाना साहब, कुछ साल पहले की बात है कि एक अजीबों गरीब चोर हमारे मोहल्ले में आ चुका था। हम रात को सोते तो हमारी कोई न कोई चीज चोरी हो जाती। हम यही सोच रहे थे कि कोई डाकू है। उसने हमारे मोहल्ले में चोरी करना शुरू कर दी। फिर अपने चौकीदारों को खड़ा किया, मगर कोई भी चोर या डाकू हमारे हाथ नहीं आया। वो लोगों की बहुत सी कीमती चीजें चोरी करने लगा था। न जाने किस तरह वो चुपके से कमरे में दाखिल होता और सिर्फ सोने की अंगूठियां और सोने की अशर्फियां चोरी करता। आहिस्ता आहिस्ता लोग रातों को जागने लगे, सुबह होने लगे। फिर ये हाल हो गया कि हमारी चीजें सुबह के वक्त भी चोरी होने लगी। और फिर एक दफा ऐसा हुआ, फजर के वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और जो हमारी चीजें थीं, कुछ अरसे बाद वो सब हमारे दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। हम इस वाकये को भूल चुके थे और उस वक्त जब ये बातें हो रही थीं, अहमद की बीवी ये बातें सुनकर थर थर कांप रही थीं और अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थीं।
मौलाना साहब ने उसके चेहरे के आसरात बदलते हुए देखे तो उसको कहने लगे कि अहमद की बीवी, ये सब लोग अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं, अब आगे की हकीकत आप बताओगी या मैं बताऊं? वो घबराई हुई थर थर कांप रही थी। हालांकि उन लोगों की चोरी से अहमद की बीवी का क्या ताल्लुक था, मगर अहमद कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। कहने लगा कि मौलाना साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी बदकार के साथ साथ चोर भी थी? मौलाना साहब ने हाथ के इशारे के साथ उसको खामोश करवा दिया और कहा कि आगे की हकीकत तुम्हारी बीवी खुद बताएगी। वो रोने लगी और रोते हुए उसने तोते की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि मौलाना साहब, मेरा शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था और ये तोता मेरे पास छोड़ गया था। मैं बहुत घबरा गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं सोच रही थी कि इतना वक्त अकेले कैसे गुजार होंगी, न जाने मेरा शौहर कब आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तोते के साथ बातें करने लगी। मेरा दिल बहलाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तोते के साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे ये तोता मुझे कहना शुरू हो गया कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। इसके कहने पर इसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया करती थी। मैंने इसको कुरान पाक की बहुत ज्यादा आयतें भी सिखा दी थीं। लेकिन फिर अचानक सारा दिन घर से गायब रहता। फिर ये वापस आ जाता और फिर ये सारी रात गायब रहने लगा। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ये कहां जाता है, क्या करता है। फिर जब मैंने एक दिन महसूस किया कि ये तोता घर के सहन में मिट्टी खोदता है और उसमें कई चीजें छुपाकर वापस उड़ जाता है, मैंने इसके उड़ने के बाद उस मिट्टी को खोदकर देखा तो उसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां और अंगूठियां थीं। ये देखकर मैं घबरा गई कि ये क्या है, और फिर इस तोते पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे सामने इसकी हकीकत खुल चुकी थी। ये लोगों की चीजें चोरी करके यहां पर दफन कर देता था। मैंने उस तोते को बहुत ज्यादा डांटा और फिर पिंजरे में बंद कर दिया और सजा के तौर पर उसको खाना नहीं दिया था। ये तोता इस कदर शातिर जहन का था, इसने खुद को पिंजरे से खोल लिया, फिर उड़कर दरख्त के ऊपर बैठकर मेरे ऊपर जुमले कसने लगा। लोगों को कहता कि मैं चोर हूं। मेरा शौहर तो दूसरे शहर चला गया था, मगर फिर उसने मुझे दीनार देने बंद कर दिए। कुछ दिन तो मैं अपना गुजारा करती रही, मगर फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों से माला बनानी शुरू कर दी और उनको बेचना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मैंने एक गुलाम रखा हुआ था, जो कि मेरे वालिद साहब का ही भेजा हुआ था। वो बहुत ही शरीफ इंसान था। दरवाजे पर आता उसको मैं सारा सामान दे देती और फिर जो नफा मुझे मिलता वो देकर चला जाता। इस तरह मैं अपना गुजर बसर कर रही थी। मैंने वो सारी अशर्फियां जो इसने चोरी की थी लोगों के घरों पर रख दी थीं और उनको वापस कर दी थी। जब मैं लोगों की चीजें रखकर वापस आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने मुझे अपनी चोंच के साथ इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म जख्मी हो चुका था। मेरे जिस्म पर कट के निशान बन चुके थे। फिर मैंने इसको बांध दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे जिस्म पर इस तरह के कट के निशान लग चुके थे कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ और जलन होती थी, इसलिए मैं बेलिबास होकर सोया करती थी। कोई भी कपड़ा मेरे वजूद के साथ लगता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। इस तरह मैं दर्द के साथ दिन गुजारती रही और मेरा शौहर न जाने क्या समझ चुका था। अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। सारी की सारे फसाद की जड़ ये तोता था। वो बुजुर्ग जो कि परिंदों का तबीब था, वो भी वहां मौजूद था। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये परिंदा एक आला किस्म की जहनियत रखता है। ये बहुत ही शातिर किस्म का तोता है। इसका मजीद इंसानों में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये बहुत ही शैतानी दिमाग का तोता है, यहां तक कि ये लोगों के घर उजाड़ सकता है। जब ये सारी हकीकत अहमद के सामने खोली तो वो सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए ये सब मानना बहुत ही मुश्किल है। अहमद की बीवी एक तरफ बैठी हुई रो रही थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। जितना कसूर था उस तोते का था। अहमद ने अपने तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो तोता वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया।
वो तोता इतना शातिर था कि उसने दोनों मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी थी। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपने मानूस करदा जानवर और मोहब्बत करने वाले परिंदों या जानवरों के इशारों पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत किया करें। अहमद अपनी बीवी से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी। मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करके अपनी बीवी को अपने घर लेकर चला गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लोग दूसरों की बातों में आकर बीवी पर शक करने लगता है, दूसरों की बातों में आकर घर बार बर्बाद कर देता है। सुनी सुनाई बातों में विश्वास ना करें, बल्कि जो अपने आंखों से देखें वही सच माने, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से न जाने कितनों के घर उजड़ जाते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे घरों को हमेशा सलामत रखे, बुरी नजर और हसद करने वालों के हसद से बचाएं। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक और दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। मोबाइल की स्क्रीन पर 4 वीडियो है, वह भी देखे, बहुत अच्छी कहानियां हैं। हमारे साथ आखिर तक रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।